एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद से, डॉक्टर शकील अहमद से, जो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के प्रभारी हैं। उनसे हम बात करेंगे और कई सारे मुद्दों पर उनसे हम बात करेंगे। एक खास मुलाकात में स्वागत है शकील जी आपका। धन्यवाद। आप दिल्ली के प्रभारी हैं, 3 राज्यों के प्रभारी हैं। हरियाणा में अभी आपने कल की ही बात है, आप एक सांसद और पंजाब के एक CWC के मेंबर थे, उनको निष्कासित कर दिया। आखिर हरियाणा में इतना असंतोष क्यों है? चुनाव वहाँ होने जा रहा है। नहीं, देखिए, असंतोष आपको सभी पार्टियों में चुनाव के समय में मिलेगा, क्योंकि विधायक एक इलाके से एक ही हो सकता है। तो जो टिकट के उम्मीदवार हैं, वहाँ से जीता हुआ कोई विधायक है, उनको लगता है कि हमको वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद एक ही होता है राज्य में। अगर एक पद के एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से ये है। अब आज की तारीख़ में बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता थे देश के स्तर पर, अडवाणी जी, वो दुखी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मोदी जी ने वहाँ कब्जा कर लिया। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने को मन मार के रोक लिया भाजपा में। भाजपा से वो अलग नहीं हुए अडवाणी जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने को रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पद एक ही है राज्य में, एक ही को किसी को मिलेगा, और दूसरे क्लेमेंट हैं और वो नहीं मिला आपको, तो आप ऐसा काम नहीं आचरण करना चाहिए। आपको जो कुछ भी दिया है पार्टी ने दिया है। आप आज इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे हैं, टीवी चैनलों में, रेडियो में, अखबार में आपकी चर्चा होती है कुछ बोलने की, ये पार्टी की देन है। एक सोडस बना हुआ है। हरियाणा कांग्रेस से बहुत लोग हैं। राव इंद्रजीत सिंह है जो अब केंद्र में मंत्री हैं। स्वाभाविक चौधरी वीरेंद्र सिंह की मुलाकात हो रही है। वो राव इंद्रजीत सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और स्वाभाविक रूप से पद तो मुख्यमंत्री का एक ही है इसमें। अब वहाँ देखिए उन कितनी कोई महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी में जाके, पहले तो लगता नहीं है कि जो लोकसभा में हवा थी वो हवा एक तरह से लगता है ख़त्म हुई होगी। उत्तराखंड सामने आपके पता चल रहा है कि उत्तराखंड में जहां हम 5 की 5 लोकसभा की सीट हार गए थे, वहां न केवल हम 3 विधानसभा सीट जीत गए, मुख्यमंत्री जी उनके जो निशंक जी थे उनकी सीट, जो MP साहब हुए हैं टमटा साहब उनकी विधानसभा की सीट, बल्कि जो अभी पंचायतों के चुनाव हुए हैं जहाँ डायरेक्ट पब्लिक वोट करती है ज़िला परिषद के चेयरमैन के, वहाँ हम 11 में से 9 ज़िले कांग्रेस ने जीत लिए हैं। तो जो लोकसभा में हवा थी वो हवा ख़त्म हो गई है। तो हरियाणा में भी मुझको ये नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस उम्मीद में वहाँ जा रहे हैं या जाने वाले हैं जिनको देखते हैं कि कांग्रेस में हमारा स्कोप कम है। आपको लगता है क्या कि पिछले 10 वर्षों में एक ही व्यक्ति वहाँ मुख्यमंत्री है, एक अपने तरीके से उन्होंने वहाँ प्रदेश में रूल किया, जो विधायक थे या जो सांसद थे उनका जो असंतोष था उसको दूर नहीं कर पाए, तो प्रदेश में जो नेतृत्व का विकास होना चाहिए था वो एक तरह से रुक गया एक ही व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने से? नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई एक ही व्यक्ति होगा, वो तो 10 साल से हैं। आसाम में हमारे मुख्यमंत्री 3 टर्म से हैं। शीला दीक्षित जी पूरा 3 टर्म कंप्लीट वो कर चुकी। मणिपुर में कांग्रेस के पास 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 3 टर्म से ज़्यादा वाले हैं। तो कहाँ स्वाभाविक रूप से कहीं महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है तो होता है। और जो हुदा साहब के विरोधी भी हैं ये भी नहीं कह सकते हैं कि हरियाणा में विकास नहीं हुआ है। हरियाणा में निश्चित रूप से हर समाज के लिए और हर इलाके के लिए काम हुआ है। उसी में जो लोग विरोधी हो जाते हैं वो कहते हैं कि काम नहीं हुआ है। हरियाणा में चुनाव होने वाला है, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं जो बीजेपी का पिछला परफॉर्मेंस हुआ उसको लेते हुए? देखिए, बीजेपी कोई बहुत बड़ा फैक्टर हरियाणा में नहीं रहा। पिछले चुनाव में उनको 4 सीटें थी, और आपको एक बार भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उनका एक तरह से कोई संगठन भी वहाँ नहीं है। आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके 8 लोग लड़े पिछली बार, और 8 लोगों में से 5 कैंडिडेट उनके कांग्रेस से गए हुए कैंडिडेट थे। उनके पास कैंडिडेट भी नहीं था। आज की तारीख में अब तो हवा और तस्वीर दोनों बदली हुई नहीं, हवा बदली थी मोदी जी के नाम पे,
और एक लोगों ने मन बनाया था हमारी सरकार को बदलने का देश में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम अपनी उपलब्धियां हमने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में, जिसमें हमने हार स्वीकार की है, उसमें लिखा है कि हमारा फेल्यूर हम मानते हैं कम्युनिकेशन के लेवल पे हुआ, संवाद के लेवल पे हुआ। हम अपने अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धियों को देश के लोगों को नहीं बता सके, और जो गलत आरोप हम पर लगे हम उनकी सफाई लोगों के सामने इफेक्टिव रूप से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमको खमियाजा भुगतना पड़ा और मोदी जी को उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन मोदी जी का मामला ख़त्म हुआ। आज जो 2 महीने में मोदी जी का कार्यकाल है, देश के लोग कितने प्रसन्न हैं ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप मुझसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों तरह एक हरियाणा पर सर आखिरी सवाल, हरियाणा में सही में विपक्ष अभी आप सत्ता में वहाँ अभी भी हैं, विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, बीजेपी अलग है, इंडियन नेशनल लोकदल अलग है, तो क्या ये बिखरा हुआ विपक्ष जो है इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? आपको ऐसा लगता है चुनाव में जाएंगे जब आप? देखिए, ये बात सही है कि सरकार के खिलाफ जितनी पार्टियां होती हैं, अभी आपने और भी बहुत से लोग पार्टियां हैं। अभी एक गोपाल कांडा जी की एक पार्टी है जी, एक विनोद शर्मा जी की पार्टी है, एक भजनलाल जी के जो सुपुत्र हैं बिश्नोई जी, उनकी एक पार्टी है। आपने 2 ही का नाम लिया। 5 कॉर्नर कंटेस्ट और एक कांग्रेस पार्टी है। 6 पार्टियां तो सीधे सीधे ऐसे ही आपको नज़र आती हैं। ये बात सही है कि जो विपक्ष अगर यूनाइटेड नहीं है तो रूलिंग पार्टी को उसका फ़ायदा होता है। ये बात करते हैं आपके गृह राज्य की, जो कि मेरा भी गृह राज्य है, बिहार में एक नए तरह का गठबंधन हुआ है। जो 20 वर्षों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जेडीयू राजनीतिक दुश्मन जो थे, वहाँ पे जेडीयू आरजेडी एक साथ हो गए हैं, आप भी साथ में हैं, सीपीआई माले जो है वो भी है, एक बड़ी बात मानी जाती है इसको बिहार की राजनीति में। आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई है, क्या पब्लिक इसको जो जनता है मानेगी? उसमें आप लोगों का भी काफ़ी इनिशिएटिव रहा है। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को कोई ये नहीं है। एक ही वक्त में हमारा समझौता, हमने नीतीश कुमार जी की सरकार को 2013 में भी समर्थन दिया था, और अभी भी जीतन राम मांझी जी जब बने हैं तब भी हमने समर्थन दिया है। और नीतीश कुमार जी की सरकार को समर्थन देते हुए ही हमारा लालू यादव जी से पार्लियामेंट के चुनाव में समझौता हुआ। तो असेंबली में हम उनके साथ और पार्लियामेंट में इनके साथ रहे हैं। इसमें तो कांग्रेस के लिए कोई नहीं है। बिहार में 40 साल तक कांग्रेस का शासन था। लालू यादव ने उसको चैलेंज किया, सत्ता पे काबिज हुए। 15 साल तक लालू यादव ने शासन किया, उनकी पार्टी आरजेडी ने शासन किया, वो रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही। उसको चैलेंज किया जेडीयू ने बीजेपी के साथ, 10 साल से वो यहाँ पर हैं। अब जो है वो तीनों एक साथ हो गए हैं, और अब बीजेपी चूँकि एक बड़ा मेजर चंक, पॉलिटिकल चंक, पावरफुल चंक बनकर उभरी है, तो क्या ये अब आप सब साथ हो गए हैं, आप भी साथ दे रहे हैं उसमें, क्या यह राजनीतिक अवसरवाद नहीं कहा जाएगा इसे? देखिए, मैंने कहा राजनीति किसके लिए? राजनीति समाज के लिए, राजनीति देश के लिए, राजनीति राज्य के लिए। और सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ये देश टूटा सांप्रदायिकता के वजह। एक भारतीय के नाते भगवान न करे, खुदा न करे, अल्लाह न करे, गॉड न करे, वाहे गुरु न करे कि ये देश फिर टूटे। इसलिए हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि ऐसी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपने सभी भेदभाव, अरे देश रहेगा तो हम राजनीति करेंगे, हम एमपी एमएलए मंत्री होंगे, लेकिन देश को तोड़ के हम एमपी एमएलए मंत्री प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में फंस जाएं, ये शोभा नहीं देता है। तो आप लोगों का ये मानना है कि ये जो बिहार में एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो ये महागठबंधन बन रहा है, क्या ये सक्सेसफुल जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, जो सीधे सीधे तौर पर आप इशारा कर रहे हैं बीजेपी लेड बाकी जो पार्टियां उनके साथ सहयोगी एनडीए की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अलग अलग विभिन्न पृष्ठभूमि से आए, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, हम इसी उपचुनाव की बात कर लें तो इसमें मुद्दा क्या होगा, नारा क्या होगा आपका? नारा इससे बड़ा नारा देश बचाना है, देश को टूटने से खतरा आ रहा है देश को खतरा आपको नज़र नहीं आ रहा है। जो सरकार लाल किले से भाषण करता हो प्रधानमंत्री कि सांप्रदायिक वायलेंस और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, और जिसकी पार्टी ज़मीन पर हर मामले पर, एक लाउडस्पीकर के मामले पे, एक किसी को धक्का लग जाए एक धर्म का आदमी को दूसरे, उसको बढ़ाने पर रहती हो, कहीं बलात्कार हो जाए उसको बांटने में लगती हो धर्म के नाम पे, और उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती हो अपनी पार्टी को अपने। आप डबल स्टैंडर्ड आपको दिख रहे हैं, आपको देश पर खतरा नज़र नहीं आ रहा। जिस पार्टी का आप हवाला दे रहे हैं
एनडीए की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर लगाते हैं, उनका आरोप आपके ऊपर है कि आप लोग इस तरह का जो है वो सूडो सेक्युलरिज्म के वो नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। एक बात बताइए, बहुसंख्यक के शुभचिंतक अपने को बताना पॉलिटिक्स है कि अल्पसंख्यक को साथ लेके चलने का की राजनीति देश के हित में है। आपकी एक जिम्मेदारी है दिल्ली प्रदेश भी, वहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से राजनीतिक कहा जाए स्टेलमेट बना हुआ है, सरकार नहीं बन रही है, तीन पार्टियां मिलकर कहा जाए, आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है यहाँ चुनाव होना चाहिए, आप किस पक्ष में हैं? देखिए, एक यहाँ बहुत विचित्र पार्टी आ गई है केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की पार्टी जब जीती तो हम लोगों को हरा के जीती थी, हमारी सरकार थी, हम 8 सीट पर पहुँच गए। बिना मांगे हम लोगों ने उनको समर्थन दिया, इसलिए कि हम चाहते थे कि दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिले। भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं चाहते थे। उन्होंने हम लोगों को अपमानित भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो चिट्ठी गई वो मेरे दस्तखत से गई थी। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि अगर केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे तो हम उनको समर्थन देने को तैयार हैं। बिना शर्त नहीं था, कोई शर्त की बात नहीं थी कि हम उनको समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने फिर एक 18 पॉइंट की चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने प्रभारी की हैसियत से मुझको भेज दिया, मैंने ही उसका भी जवाब दिया था। लेकिन जो धोखा देने के काम एक तरह से दिल्ली के लोगों को किया और अपने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता को बिल्कुल लावारिस छोड़ के जैसे केजरीवाल जी भागे और कैसे धोखा दिया कि कोर्ट में केस किया कि असेंबली भंग होनी चाहिए, और वहाँ से जब हार के लोकसभा में आए तो एलजी साहब को जाके कह रहे हैं कि असेंबली भंग नहीं कीजिए। तो वो अंदर में क्या कहते हैं और बाहर में क्या कहते हैं उनका कोई ठीक नहीं, और उस हिसाब से आप ये कीजिए लोगों। लेकिन जो सिस्टम में एक बार आदमी हो गया कि आप अगर नहीं जाइएगा तो लोग समझेंगे आप कंटेस्ट में ही नहीं हैं, आप बैठ गए, तरह तरह की बातें होने लगती है, इसलिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि कोई एमपी चाहे वो किसी पार्टी का हो, एमएलए नहीं चाहता है कि चुनाव हो, मगर एक राजनीतिक दल की हैसियत से आपको, हम लोगों ने भी चाहा इसलिए कि चुनाव नहीं हो, बेमांगे और कुछ अपमान सह करके भी हम लोगों ने केजरीवाल साहब को मदद किया। लेकिन उसका उन्होंने क्या किया, दिल्ली की जनता के साथ क्या सलूक किया उन्होंने। इसलिए हमने फैसला किया है कि उनको किसी हालत में हम समर्थन नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को तो हम दे नहीं सकते हैं। चुनाव होगा तो एक राजनीतिक दल को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमको कुछ सीटें ज़्यादा आ सकती हैं, कुछ सीटें कम आ सकती हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा अपने सिद्धांत और उसूलों के साथ चलना चाहिए, कोई समझौता नहीं करना। हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम लोग बात करेंगे डॉक्टर शकील अहमद से कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व है उसके बारे में बात करेंगे, और राष्ट्रीय राजनीति भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है खास मुलाकात कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव। उनसे अब बातचीत हम आगे जाते हैं। शकील साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सारा असंतोष है। हालांकि हार के कारणों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी एंटोनी साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन 2 महीने हो गए, अभी तक आपका जो कैडर है, आपका कार्यकर्ता है या फिर आपके नेता हैं, वो भी अभी हार से नहीं उबर पाए हैं। कितना मुश्किल है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, एक बात सही है कि जब पार्टी की हार होती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, किसी भी पार्टी को चुनाव हारने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ कारण होते हैं, उनकी तथ्यात्मक खोज होती है, और फिर एंटोनी साहब हमारी पार्टी के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने अभी कल परसों में अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार की है। लेकिन स्वाभाविक रूप से उसमें क्या है ये बहुत डिटेल में हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो भी कारण होंगे पार्टी उनको कंसीडर करेगी। हार के बाद एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई थी, जहां पर ये भी कहा गया था कि जो लोग दोषी होंगे, जिनकी वजह से पार्टी का नुकसान हुआ, हार मिली वहां पे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने कई बार देखा है, 10 वर्ष हो गए मुझे भी कांग्रेस पार्टी कवर करते हुए, बहुत सारी कमेटी बनी हार के कारणों का पता करने के लिए, लेकिन एक्शन होता हुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कई सारे आपके ऐसे महासचिव हैं इनके ऊपर रिकमेंड किया गया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कोई फैसला नहीं किया। देखिए, पार्टी ने तो इतना बड़ा काम किया इस बार। पार्टी की जो सबसे मुखिया हैं 2 बड़े, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी,
प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया था, मनमोहन सिंह जी ने, कि सरकार आएगी भी तो मैं स्वास्थ्य के कारण मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ। तो उन दोनों ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन दोनों ने अपना त्याग पत्र दिया। हमने यही असम में भी देखा, तरुण गोगोई को हटाने की बात हो रही तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, पार्टी ने स्वीकार नहीं किया उसको। आपके हेमंत शर्मा जो हैं बिस्वाल, वो वहाँ इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, वो अलग गुट बनाए हुए हैं वहाँ पे। तो ये पार्टी को देखिए, पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है। देखिए, आप कांग्रेस का सबसे बुरा दिन है, सब एक तरह से आप कह सकते हैं 44 सीटें आई हैं, लेकिन अभी भी इस देश के 11 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी कभी कभी कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो मैं हंसता हूँ कि 11 करोड़ लोगों को उनको बंगाल की खाड़ी में या अरेबियन सी में या इंडियन ओशन, 3 तरफ से जो है, इसमें गिराना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। 11 करोड़ लोगों को इस बुरे समय में भी हमारे 11 करोड़ लोगों ने दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए उनको 11 करोड़ लोगों को समुद्रों में गिराना पड़ेगा। हम राष्ट्रीय राजनीति पर थोड़ा बात कर लें अपने अंतिम सेगमेंट में। लगभग 2.5 महीने हो गए हैं नई सरकार को बने हुए, मोदी सरकार। अच्छे दिन की बात की जा रही थी, तमाम तरह की बातें की गई, नए इनोवेशन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया। क्या आपका क्या आकलन है, आप कैसे देखते हैं 2.5 महीने की सरकार? देखिए, मोदी जी ने आज के अपने भाषण में स्वतंत्रता जो उन्होंने लाल किले से दिया, उसमें ज़ीरो इफेक्ट की बात की है। मुझको लगता है कि कंप्लीट ज़ीरो इफेक्ट उनका रहा है इन दिनों, और रहा ही नहीं है बल्कि माइनस इफेक्ट भी कुछ हो गया, इसलिए कि लोगों में निराशा है। लोगों ने बहुत आशा के साथ वोट दिया था, हमसे नाराज़गी थी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, और उसकी वजह से उम्मीद उनसे ज़्यादा थी। उन्होंने सपने भी दिखलाए थे। वो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी एक ही तरह के नेता हैं। आप लोकसभा में चर्चा चली कम्युनल वायलेंस पे, आपके नेता जो लीडर ऑफ द हाउस हैं हेमंत खड़गे साहब ने, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि उत्तर प्रदेश में जितने सारे कम्युनल राइट्स हुए वही क्यों हो रहे हैं जहाँ जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं हालिया दिनों में। और सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन संकेत में उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया। स्वाभाविक रूप से बीजेपी को उसी से फ़ायदा हुआ है, सांप्रदायिक रूप से बांट के लोगों को फ़ायदा हुआ है। उनको फ़ायदा है लड़ाने में, हमको फ़ायदा है दोस्ती कराने में। समाज इकट्ठा है तो समझिए कांग्रेस की नीतियों की जीत हुई, समाज बटा हुआ है तो समझिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इसलिए कि उनका एक टारगेट है, बहुत सिंपल राजनीति है उनकी, कोई राजनीति बहुत कठिन नहीं है, कि बड़े समाज को कम संख्या वाले समाज से लड़ाओ और अपने को बड़े समाज का हितैषी कहो और उनका वोट लेके एमपी एमएलए मंत्री बन जाओ। जब से शासन में आए हैं, नई सरकार आई है, शासन व्यवस्था में, प्रशासन में कुछ फ़र्क देखने को आ रहा है। कई सारे त्वरित गति से, तेज़ी से फैसला हो, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही है जो शुभ नहीं है मगर है। तो उन्होंने एक नेता, एक देश, ऑथोरिटेरियनिज्म की बात की, अधिनायकवाद की बात की, जो बहुत खतरनाक है इस देश की जनतंत्र के लिए खतरनाक है। यह सिस्टम एक आदमी नहीं चला सकता है, 120 करोड़ का देश, एक टीम लेके चलना पड़ेगा। आप सोचिए कि राजनाथ सिंह जी जो उनके पार्टी के अध्यक्ष थे, जो होम मिनिस्टर थे, जो आदमी अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बहाल नहीं कर सकता है और अपॉइंट नहीं, मतलब उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकता है, अब तो कह दिया, उनसे सारा अधिकार छीन लिया कि होम मिनिस्टर कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करेगा, उसको सीन के लिए नीचे जाती हुई फाइल मिलेगी। ये बहुत खतरनाक है। यदि आने वाले समय के लेकिन कि सारी शक्ति एक आदमी, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने कई सारी बातें कही। रेप के कारण जो है वो एक, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के तौर पे आए हैं। नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति करते हैं, ऐसा देखा हमने चुनाव प्रचार में भी देखा उनको, उस तरह से गुजरात में जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया, अब 2.5 महीने हो गए प्रधानमंत्री के तौर पर। क्या 21वीं सदी का भारत प्रतीकों की राजनीति से चलेगा या फिर ठोस करने की ज़रूरत है? आपके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि पॉलिसी पैरालिसिस आपकी सरकार में है। नहीं, देखिए, अगर आप किसी अच्छे के लिए सिंबॉलिज्म
बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंबॉलिज्म और ठोस कदम नहीं हो, ये दोनों बुरा है। आप लाल किले के प्राचीर से बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस शासन में बैठे हैं दिल्ली में, पिछले 2 महीने में दिल्ली में सिर्फ 100 से ज़्यादा रेप हुए और एक शब्द प्रधानमंत्री ने अपने शासन में रेप के बारे में कुछ नहीं किया। लाल किले के प्राचीर से पहली बार बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने, हालांकि कहा है वो लोग प्रधान सेवक के तौर पे आए हैं, उनका भाषण पूरा ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो क्या नज़र आता है? उसको बड़ी निराशा हुई एक भारतीय की हैसियत से। प्रधानमंत्री रिटोरिक कहते हैं कि नारेबाजी प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है कि देश के नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने नाम तक नहीं लिया, जो हमारा अलग थलग प्रदेश है। प्रदेश एक तरह से 7 सिस्टर्स स्टेट है, और भी स्टेट्स हैं जिनको कभी कभी ये मन में वहाँ के लोगों को आ जाता है कि मेन लाइन लैंड में हमारा ये नहीं है, तो उनको स्पेशल एक तरह से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास, उनसे कोरिलेट करने का प्रयास देश के मुखिया को करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ, हो सकता है कहीं कहा हो, लेकिन मैंने जितना देर उनका भाषण सुना उसमें नॉर्थ ईस्ट की उन्होंने चर्चा नहीं की। और प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं लोग 15 अगस्त को, वो भी नई सरकार थी, कि आप क्या करने का आपका ये है, पब्लिक भाषण करने का, पब्लिक प्लेटफार्म का भाषण वो नहीं है। इसलिए आमतौर पे प्रधानमंत्री लोग लिखित भाषण देते थे कि कोई सेक्शन छूटे नहीं, कोई इम्पॉर्टेंट इशू छूटे नहीं, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात करें। आदर्श गांव की उन्होंने बात की, मैं नाम बता रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। मधुबनी ज़िले में एक गांव है बिस्फी थाने में, दुधइल। आज से 15 साल पहले वो आदर्श गांव हुआ, और आदर्श गांव के हैसियत से जो उसको पुल, जो उसकी फैसिलिटीज़ देने की बात थी, वो हम लोगों ने की। ये आदर्श गांव कोई नया कंसेप्ट है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था आपके 10 साल के शासनकाल में बहुत सारे काम तो उस जबानी कह देने से उन्होंने कहा एमपीए का आदर्श गांव ये कर लें। वो तो प्लान कर रहे हैं अभी। प्लान सवाल ये है कि प्लान कर रहे हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? एमपीज को कर रहे हैं कि आप अपना जो आपको फंड मिलता है उससे एक गांव, आप प्रधानमंत्री की हैसियत से क्या कर रहे हैं? 2.5 महीने के कार्यकाल में हमने देखा कि बहुत सारा जो यूपीए का था, एफडीआई, रिटेल में एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात डिफेंस में, वो तमाम वैसी चीज़ें, इंश्योरेंस बिल जो था, या बाकी जो भी चीज़ें थी, ये कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म करने की बात थी, जुडिशल रिफॉर्म की बात थी। शुरुआत में जब ये विपक्ष में थे इनकी पार्टी, तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद यूपीए के बहुत सारे कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? एक बात के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि जो हमारी नीतियां थी, उन्होंने उस बात को माना कि यही सही नीतियां थी, उसको लागू किया। लेकिन एक बात के लिए निंदा करते हैं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की हैसियत से इन्होंने 3 साल पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। इन्होंने फ़र्क आप देख लीजिए कि, और एक आरोप के बाद दूसरा आरोप, दूसरे आरोप के बाद तीसरा आरोप। मैंने एक दिन धन्यवाद दिया उनको एक टीवी डिबेट में। हम पर 2 आरोप थे मुख्य रूप से, और जिसको इस्तेमाल करके इन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाया। एक आरोप था कि हम भ्रष्ट हैं। क्यों भ्रष्ट हैं? तो सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि कोयला में इतना, 2G में इतना, CWG में इतना घाटा हुआ है, जिसको विपक्ष ने नाम दिया घोटाला, और मीडिया को भी मज़ा आया। मीडिया को कुछ चरखारे वाली बात होती है, मीडिया ने भी उसको घोटाले में ये किया, और इसलिए कि ये सीएजी की रिपोर्ट थी। नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के 3 दिन के बाद गुजरात की विधानसभा में गए अपने विदाई समारोह में, और वहाँ उन्होंने भाषण दिया कि सीएजी की रिपोर्ट को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टेक्निकल चीज़ है। 3 साल तक उसी सीएजी की रिपोर्ट्स की वजह से बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। समय की कमी है, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। लगातार वैसे उन बिलों को लेकर, हम इंश्योरेंस बिल को हमने देखा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को देखा, वो आप ही का मोरलेस आपकी तरफ से वो प्रपोजल था, उसको ये लोग इंडिया की सरकार सदन में लेके आई बिलों अमेंडमेंट्स के लिए, फिर आप क्यों विरोध कर रहे थे?
नहीं, उन्होंने हमने तो सपोर्ट किया। इंश्योरेंस पे भी हम लोगों ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी शुरुआती इसलिए कि हमारा जो बिल था उसमें इन्होंने अमेंडमेंट करके कुछ चेंज किया था, और इसीलिए हम चाहते थे कि जो हमारा बिल है, भावना एक थी, मैंने खुद कहा, मैंने उस दिन इस पर भी कहा कि हम भी चाहते थे कि जजेस की बहाली में और ट्रांसपेरेंसी हो और पारदर्शिता हो, लेकिन कॉलेजियम जो हमारा है उसको अपमानित करके नहीं। आपको याद होगा मैंने ब्रीफिंग में कहा है, पार्लियामेंट की ब्रीफिंग में, पार्टी की जो ब्रीफिंग हमारी पार्लियामेंट में होती है, कि कॉलेजियम को अपमानित, और मेरे बोलने के 14-15 दिनों के बाद परसों इस देश के मुख्य न्यायाधीश अब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि भगवान के लिए कॉलेजियम को अपमानित मत कीजिए। अब जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहता हो कि भगवान के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, लेकिन ये बात तो हमारी जुडिशरी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो क्या होगा। जज की परिभाषा है कि न केवल वो न्याय करे बल्कि लोगों को लगे भी कि वो न्याय कर रहा है, इसलिए कि सिस्टम में विश्वास होगा लोगों का। अब हमारे जुडिशरी को अपमानित करने पर लगे हुए हैं। मैं भी ट्रांसपेरेंसी का, हमारी पार्टी भी ट्रांसपेरेंसी, ये बिल ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अपमानित करके जजों को नहीं, तरीका पर हमको विरोध था। भावना, इंश्योरेंस बिल हमारा लाया हुआ, ये वॉकआउट कर जाते थे, ये विरोध करते थे, ये एफडीआई के नाम पर विरोध करते थे। जो नीतियां हम लोग, हाँ, डिफेंस में जो एफडीआई की बात की है उस पर हमारा एतराज़ है, और वो भी स्टेक बढ़ा करके। तो स्वाभाविक बात है कि जिससे देश की एकता अखंडता, जो स्वदेशी की बात करने वाली पार्टी आज एफडीआई के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रही। नहीं, तो चूंकि हमारा डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है, हम दुनिया के सबसे बड़े आयात नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बलबूते पर उसको करना शुरू करें, या हम फिर कोई सिस्टम डेवलप करें। हम टोटल डिपेंड हो जाएंगे और 100% हम दूसरे पर अपने सुरक्षा के लिए ये करेंगे, तो वो बहुत खतरा है। इंडिजिनस बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अब एंटोनी साहब जैसा आदमी, एंटोनी साहब हमारी पार्टी के बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हैं, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, पॉलिटिकल बयानात नहीं देते हैं वो, लेकिन उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की कि मैं इस देश का डिफेंस मिनिस्टर काफ़ी दिनों तक रहा हूँ, और डिफेंस में एफडीआई पर टोटल भरोसा करना मैं नहीं समझता हूँ सही है। और अफसोस की बात यह है कि वो पार्टी है जो एक तरह स्वदेशी जागरण मंच चलाती है और दूसरे तरफ टोटल एफडीआई के अलावा कोई बात नहीं करती है। चलिए, हम चर्चा को ही विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आकर अपनी बातें रखने का, अपनी पार्टी की तरफ से बात रखने का। तो ये थे हमारे साथ आज की इस खास मुलाकात में डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस के महासचिव। अगले खास मुलाकात के अगले अंक में हम दूसरे किसी और शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।